दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ सल्तनत काल के समाप्ति के बाद हम स्टार्ट करने चले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था वहां से अपनी क्लास को शुरू करने चल रहे हैं। इसके ठीक पहले हम लोगों ने सल्तनत कालीन संबंधित बहुत सारे सवालों को देखा। ठीक है, अगर मैं शुरुआत करूं तो आपको याद होगा दोस्तों 46वें लेक्चर से हम लोगों ने मध्यकालीन पढ़ना शुरू किया था, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके पहले के जो 45 लेक्चर थे वो प्राचीन इतिहास के हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से क्लास कंप्लीट हो चुका और अब आगे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारत में पहला अरब आक्रमण या पहला मुस्लिम आक्रमण जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। उसके बाद पहला तुर्क आक्रमण होता है, महमूद गजनवी आक्रमण करता है, बाद में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था वो एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि उसके बाद भारत में तुर्कों की सत्ता वास्तविक रूप से स्थापित हो जाती है। ठीक है, आगे चल के 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके दासों के द्वारा उसके विजित क्षेत्रों पर राज किया जाता है, जिसमें 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर पहला राजवंश स्टार्ट होता है, गुलाम वंश। ठीक है, इस तरह से दिल्ली सल्तनत के अधीन दोस्तों 5 राजवंश आते हैं, जिसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। तो 1206 से स्टार्ट होती कहानी और 1526 में याद रखिएगा लोदी वंश का आखिरी राजा रहता है इब्राहिम लोदी, उसकी हत्या कर दिया जाता है पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो याद रखेंगे अब आगे जो काल आएगा वो मुगल काल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां से मुगल काल स्टार्ट करना था, बट मुझे लगा कि अभी मुगल काल को नहीं शुरू करते हैं। देखिए, जब आप सल्तनत काल में इतिहास पढ़ते हैं, 5 राजवंश पढ़ते हैं, तो उस दौरान आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ और छोटे छोटे राजवंशों का, दिल्ली सल्तनत के अलावा कुछ राजवंशों का उदय हुआ। उसी के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ने चल रहे हैं कश्मीर और बंगाल। जी हां दोस्तों, कश्मीर और बंगाल दोनों टॉपिक आज मैं कवर करूंगा और बताऊंगा कि यहां से कौन कौन से प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से ना? तो चलिए बने रहिए। याद रखिएगा आज हमारा दोस्तों 58th लेक्चर है। ठीक है, और अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो 1711 से लेकर के 1740 तक के सवाल दोस्तों आपके पास हो जाएंगे, मतलब 1750 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन। ठीक है, देखिए अगर आप पीछे के वीडियोस को नहीं देखे तो देख लीजिए। हमारे साथ जुड़ना है तो आपको सीक्वेंस से पढ़ना होगा, जितना ज्यादा सीक्वेंस से पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है दोस्तों? तो 0 टू हाई लेवल स्टडी के लिए दोस्तों बैच बनाया गया है। जैसे अभी यहां पर मैं ट्रेलर के रूप में दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन दे रहा हूं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और डिटेल में पढ़ना है तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल आपके सामने, बहुत ध्यान से सोचकर समझकर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जिसको आता है और जिसको नहीं आता वो आराम से देखते चले। ठीक है, तो पहला सवाल दिया दोस्तों, अच्छा ध्यान रखेंगे आज हमारा 58 डे है। ठीक है, 58वां दिन है और 1711 से लेकर 1740 तक के सवाल हल करने चल रहे हैं और कश्मीर एवं बंगाल जो स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए उनके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। जो पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा में वो आता है कि किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का आकार विस्तृत हो गया? किसके शासनकाल में दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का आकार विस्तृत हो गया है? तो दिल्ली सल्तनत, इस दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों कितने राजवंशों ने राज किया? तो याद रखेंगे पहला राजवंश कौन था दोस्तों? गुलाम वंश था। दूसरा कौन सा था दोस्तों? खिलजी वंश था। ठीक है, दूसरा कौन सा था? खिलजी वंश। तीसरा कौन सा था दोस्तों? तुगलक वंश आता है, खिलजी के बाद तुगलक वंश। उसके बाद दोस्तों चौथा कौन सा रहता है? याद रखेंगे सैयद वंश आता है। ठीक है, और पांचवा राजवंश कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों लोदी राजवंश है। ठीक है, अच्छा इन 5 राजवंशों में सबसे बड़ा आकार दिल्ली का, सबसे बड़ा आकार किसके काल में था? तो याद रखेंगे तुगलक वंश में। ठीक है, याद रखेगा दिल्ली का सबसे बड़ा आकार किस काल में था? तो याद रखेंगे दोस्तों जवाब क्या है आपका? आपका जवाब है तुगलक वंश। जी हां दोस्तों, तुगलक वंश, जिसकी स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जी हां, याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना किया था। इसे आप याद रखेंगे, यहां से पढ़ना आपको और यही आपसे सवाल करा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये दे रहा दोस्तों कि किसके काल में, ठीक है, अच्छा एक मिनट और, ये तो तुगलक वंश हो गया, यहां लिख दिया शासन काल में। शासन काल का मतलब सीधे सीधे आपको राजा का नाम बताना। ठीक है, तो भैया तुगलक वंश के किस राजा के काल में दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी? उस राजा का नाम क्या है?
तो बताएगा दोस्तों उस राजा का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक उसका नाम है दोस्तों, जिसके काल में दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया था, विस्तार बहुत ज्यादा हो गया था। याद रखेंगे सर ये तो वही वाला राजा है ना जो था तो बड़ा विद्वान लेकिन इसका हर डिसीजन फेल हो गया। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया सर ये वही है ना जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद और दोबारा दौलताबाद से दिल्ली लेकर आया था। हाँ सर ये वही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। सर ये वही व्यक्ति का जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। हाँ 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 भाई वही है। दूसरे ने बच्चे ने कहा कि सर ये तो वही है जिसे निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्ते। ठीक है, मतलब कि अभी दिल्ली दूर है, ये इसी के संदर्भ में दोस्तों कहा गया था। ये वही है क्या, आप बताओ, ये वही है? आप बताओ, सोच समझ बताओ, ये वही है या फिर वो गयासुद्दीन तुगलक था? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा निजामुद्दीन औलिया वाले, बाकी दो सवाल एकदम परफेक्ट है आपके। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए, कुछ सवाल आपके लिए भी रहेंगे जहां आप कंफ्यूज होते हैं, वहां थोड़ा सा और कंफ्यूजन बनेगा, तो आप ढूंढोगे, उत्तर ढूंढोगे, और ढूंढ कर जब जवाब दोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा किसके काल में और किन नए स्वतंत्र राज्यों में उत्तर भारत के राज्य थे? दोस्तों किसके काल में बात करें दोस्तों, तो एक तो जवाब ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोस्तों। अच्छा, दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी भी थी, और दूसरी चीज बड़ी होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो छोटे छोटे राजवंश थे उसने अपने जो है घोषणा कर दिया। किस चीज की घोषणा किया दोस्तों, तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। अरे उसी के अंतर्गत तो आज के हम जो क्लास कर रहे हैं दोस्तों, कश्मीर एवं बंगाल, ये उसी के अंतर्गत तो कर रहे हैं। और आपसे पूछा दोस्तों कि उत्तर भारत के राज्य कौन से? ठीक है, तो उत्तर भारत में देखिए कश्मीर ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा किया था तो हमें कश्मीर पढ़ना पड़ेगा, बंगाल ने किया था हमें बंगाल भी पढ़ना पड़ेगा, मालवा ने किया था तो हमें मालवा को भी पढ़ना पड़ेगा, मेवाड़ ने किया था, ये उत्तर भारतीय राज्य मेवाड़ ने किया था दोस्तों, तो हमें मेवाड़ को भी पढ़ना पड़ेगा। और याद रखेगा 5वें नंबर पे जौनपुर। जी हां दोस्तों, जौनपुर, सरकी राजवंश। ठीक है, आपने तो भी सुना होगा कि सरकी राजवंश ने क्या कर दिया था, हमला बोल दिया था डायरेक्ट। किसके ऊपर? किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर हमला बोल दिया था। ठीक है, दो सब चीजें बाद में हैं। चलिए तो इसको याद रखेंगे, 5 राजवंश हमें पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों जो उत्तर भारत में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए थे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला लिख रहा है दोस्तों किसके काल में और किन नए स्वतंत्र राज्यों में दक्षिण भारत के राज्य थे? जिस तरह से आपने उत्तर भारत का राज्य देखा दोस्तों, उसी तरह से किसके काल में? तो यहां भी आपका जवाब क्या है दोस्तों, यहां भी आपका जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। जी हां दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही याद रखेगा दक्षिण भारत का राजवंश भी दोस्तों विकसित हुआ था। अरे हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में, आपको याद होगा। ठीक है, किसने दोस्तों, हरिहर बुक्का ने क्या किया था, हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों स्थापना किया था। आप इसको याद रखेगा। ठीक है, अच्छा विजयनगर पढ़ना पड़ेगा दक्षिण भारत में, और क्या पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा भैया बहमनी। क्या पढ़ना पड़ेगा? हालांकि मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, अहमदनगर पढ़ाऊंगा, बहमनी पढ़ाऊंगा, बीदर पढ़ाऊंगा, बरार पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन फिलहाल ये दो का नाम याद रखेंगे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया? बहुत बढ़िया सवाल। क्या लिखा दोस्तों, कश्मीर में हिंदू राज्य। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि कश्मीर में हमेशा मुस्लिम राजा ही नहीं थे, कश्मीर में हिंदू राज्य की भी स्थापना किया गया था। किसने किया था दोस्तों स्थापना? तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम था सुहादेव। क्या नाम था दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम था सुहादेव, जिन्होंने क्या किया था, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया था। मन में एक सवाल और भी आ रहा होगा, सर कब? याद रखिएगा 1301 ईस्वी में। अच्छा एक सवाल और आ रहा होगा कि 1301 ईस्वी में था कौन? तो याद रखिएगा 1301 ईस्वी की बात करेंगे जब आप, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी राजा था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी राजा था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था, 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और 1320 ईस्वी तक दोस्तों एक गद्दी पर रहता है। तो वही तो याद रखेगा, यहीं तो आएगा 1301। ठीक है, अरे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में राणा रतन सिंह के साथ लड़ाई किया था, और रानी पद्मावती वाली जो स्टोरी आती है ना वो यहीं पर आता है दोस्तों, तो उसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि 1320, देखिए 1301 से स्थापना तो हो गया कश्मीर में, लेकिन 1320 आते आते लिख रहा है 1320 में किसके नेतृत्व में कश्मीर पर मंगोल आक्रमण हुआ? जी हां दोस्तों, कश्मीर पर कौन सा आक्रमण हुआ? मंगोल आक्रमण
हुआ। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी मंगोल आक्रमण हो रहा था और उसके बाद तुगलक वंश में भी दोस्तों सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ, ठीक है। और आगे जो खिज्र खां रहता है वो तो मंगोलों से, वो तो तैमूर के वंशज से अपने आप को जोड़ता था, तो उसको भी याद रखेगा। तो यहां फिलहाल याद रखेगा मंगोल आक्रमण के बारे में जो पूछ रहा है, उस समय ये किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो उसका नाम था वलूचा। याद रखेगा, वलूचा के नेतृत्व में कश्मीर पर कौन सा आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण हुआ था लगभग 1320 ईस्वी। मंगोल आते क्यों थे दोस्तों, लूटने के लिए। मंगोल क्यों आते थे, लूटने के लिए आते थे, तो उसको भी याद रखेंगे। लिख रहा है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। आपने प्रथम हिंदू शासक तो सुहादेव पढ़ लिया, और पहला मुस्लिम शासक दोस्तों कौन था, सवाल ये बने तो क्या बताएंगे, याद रखेगा इसका नाम था शाह मीर। क्या नाम था दोस्तों, इसका नाम था शाह मीर। अब जैसे आपने सुहादेव को पढ़ लिया 1301 ईस्वी में, तो मन में भी आ रहा होगा कि सर इनका इसका टाइम पीरियड क्या था शाह मीर का, तो याद रखेगा इसका टाइम पीरियड था दोस्तों 1339 ईस्वी। जी हां दोस्तों, 1339 में शाह मीर गद्दी पर बैठता है। एक्चुअली में इसका नाम रहता है शाह मिर्जा। क्या नाम रहता है दोस्तों, शाह मिर्जा। ये जब गद्दी पर बैठता है ना, तब ये शाह मीर के नाम से बैठता है, ठीक है। तो शाह मिर्जा इस शाह मीर के नाम से दोस्तों गद्दी पर बैठता है। राजधानी अच्छा उस समय क्या थी, तो राजधानी थी इंद्रकूट। क्या थी राजधानी, राजधानी थी इंद्रकोट राजधानी थी दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। कश्मीर की राजधानी कहां पे थी, इंद्रकोट। ये इंद्रकोट था क्या दोस्तों, तो इंद्रकोट था श्रीनगर के पास में था, ठीक है। श्रीनगर के पास में दोस्तों ये इंद्रकोट नामक स्थान पड़ता था, वही दोस्तों राजधानी हुआ करता था कश्मीर का, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका पूरा नाम उठा के देखेंगे तो मिलेगा सुल्तान शमसुद्दीन शाह मिर्जा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, फिलहाल शाहमीर कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है शाहमीर का वंश, शाहमीर का वंश नहीं, शाहमीर वंश का, शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए शाहमीर ने तो दोस्तों स्थापना कर दिया, ठीक है, शाहमीर वंश का। अच्छा शाहमीर के बारे में मैंने क्या बताया दोस्तों, कि अब पहला मुस्लिम शासक था, पहला मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक था कहां का, तो उसको याद रखेगा दोस्तों, कश्मीर का। जी हां दोस्तों, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक था, एक तो याद रखेगा। दूसरा दोस्तों टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा 1339 ईस्वी, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है जो, अच्छा इसने बना दिया क्या, इसी से चलने लगा दोस्तों, यहीं से स्टार्ट हो गया शाहमीर वंश। जी हां दोस्तों, यहीं से क्या स्टार्ट हो गया, शाहमीर वंश स्टार्ट हो गया। और अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये अगर सवाल आए तब क्या जवाब देंगे, तब बताइएगा शिहाबुद्दीन को माना जाता है, ठीक है। मन में भी आ रहा होगा कि क्यों माना जाता है, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो याद रखेगा शिहाबुद्दीन को माना जाता है, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल आ रहा होगा कि सर शिहाबुद्दीन का शासनकाल कब था, तो इनसे सटा हुआ नहीं दोस्तों, वो थोड़ा सा बाद में जाकर दोस्तों शिहाबुद्दीन स्टार्ट होता है 1356 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1356 ईस्वी से राजपाट शुरू होता है और 1374 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेंगे ये चलता है शिहाबुद्दीन का शासनकाल, जो कि शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब जो परीक्षा में सवाल बनता है वो कैसे कैसे बनते हैं सवाल, जरा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। सवाल आता है कि किस कश्मीर शासक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको पता होगा दोस्तों ये तैमूर किसके साथ आया था, तो तैमूर जब जीत के चला जाता है ना, तो उसके स्थान पर दोस्तों कौन आता है, खिज्र खां गद्दी पर बैठकर दोस्तों राजपाट करता है दिल्ली सल्तनत में। और ये खिज्र खां ही दोस्तों आगे क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि उस समय कश्मीर शासक कौन था जिस समय तैमूर का हमला हुआ था, ठीक है। उस समय कौन था दोस्तों, तो उस समय सिकंदर नाम का एक था, ठीक है। क्या नाम व्यक्ति है, याद रखेगा सिकंदर। वैसे तो आपने सिकंदर नाम कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, कई बार इतिहास में सिकंदर का नाम आया। पहली बार जब आता है तो प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग कि सिकंदर ने हमला किया था भारत पर। उस समय भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। और सिकंदर भारत आया था, याद रखेंगे झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था राजा पोरस के साथ, ठीक है, राजा पोरस के साथ। उस समय झेलम को बितस्ता भी कहते थे, इसलिए दोस्तों इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर आया क्यों था, तो सिकंदर विश्व विजय की चाहत रखता था, इसलिए बहुत सारे देशों को जीतते हुए वो भारत की तरफ आया था और भारत को भी जीतना चाहता था, ठीक है। ये सारी कहानियां मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। आप प्राचीन इतिहास का वीडियो जाके देखिए, वहां पर चीजें मिल जाएंगी। देखिए हम लोग सीक्वेंस से पढ़
वर्ड है। ऐसे ही नहीं दोस्तों, हम लोग 58 लेक्चर पे आ गए हैं। जब आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना तो इतिहास को मैं उसी क्रम में पढ़ाता हूं जिस क्रम में दोस्तों घटनाएं घटित हुई हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, इसको ध्यान रखेंगे। अब आती बात, चलिए यहां पे आते हैं, अभी काम की बात करते हैं। तो एक कश्मीर का शासक है जिसके समय में क्या हुआ दोस्तों, तैमूर ने हमला किया, उसका नाम क्या है, सिकंदर नाम, एक तो इसको याद रखेगा। सिकंदर का टाइम पीरियड कब है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे इनका 1374 है ना, ये और बाद में 1389 ईस्वी में दोस्तों सिकंदर गद्दी पर बैठा है, और यही अंत का समय यहां पर जब ये लोग आते हैं, ठीक है। और 1413 ईस्वी में दोस्तों इसकी गद्दी यहां से समाप्त होती है। और यहां पर उठा के देखेंगे सैयद वंश, तो आपको पता चलेगा कि 1414 में दोस्तों सैयद वंश जो तो शुरू होता है, 1351 तक 1451 तक दोस्तों सैयद वंश समाप्त भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 1413 तक इसका शासन रहता है, ठीक है। एक चीज और दोस्तों, सिकंदर के बारे में दो चीजें कही जाती, एक तो दोस्तों ये धर्मांध शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्मांध शासक। धर्मांध का मतलब क्या दोस्तों, धर्म में अंधा, धर्म में अंधा। अच्छा, आप क्या जानते हैं कि सिकंदर की जाति कौन सी है, तो आपको पता होगा दोस्तों सिकंदर मुस्लिम जाति का था, ठीक है, मुस्लिम था। तो मुस्लिम को लेकर के एकदम कट्टर था, जिस तरह से औरंगजेब कट्टर था ना, उसी तरह से ये भी कट्टर था। तो एक सवाल आता है परीक्षा में कि बताइए कश्मीर का औरंगजेब किसे कहते हैं, क्या सवाल आता है, कश्मीर का औरंगजेब किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे, सिकंदर को कहा जाता है। एक पॉइंट समझ में आया, याद रखेंगे, धर्मांध शासक होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कश्मीर का औरंगजेब। जी हां दोस्तों, कश्मीर का औरंगजेब कहा जाता है। एक पॉइंट आप इसको याद रखेगा। अच्छा, औरंगजेब ही क्यों कहा जाता है, क्यों इसे कुछ और नहीं कह दिया गया, इसलिए क्योंकि औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। औरंगजेब अपने मजहब को लेकर के कोई भी गुंजाइश नहीं रखता था, कोई भी गलतियां बर्दाश्त नहीं करता था, एकदम धर्मांध शासक था, ठीक है, धर्म में अंधा, ये आप कह सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों ये भी था। अच्छा, औरंगजेब ने दोस्तों बहुत सारे मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट करा दिया। ठीक वैसे ही कश्मीर में मंदिरों को, मूर्तियों को नष्ट कराने वाला व्यक्ति कौन था, वो सिकंदर था। जी हां दोस्तों, सिकंदर, शाहमीर वंश का जो सिकंदर था, 1389 ईस्वी से लेकर के 1413 ईस्वी तक दोस्तों गद्दी पर बैठा रहा, इसी ने किया। अगला सवाल पढ़िए, ये सवाल पढ़ करके इतिहास में भूचाल भी आ सकता है। सवाल क्या लिखा है, सर्वप्रथम यानी पहली बार कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने वाला शासक दोस्तों कौन था, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हिंदुओं को भगाने वाला शासक। अक्सर करके दोस्तों इस पर मूवी भी बहुत सारी आ चुकी कि कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगा दिया गया। हम लोग पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे ना, तो पहली बार कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने वाला राजा कौन मिलेगा, यही सिकंदर मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है, यही सिकंदर था जिसने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को क्या कर दिया, भगा दिया। केवल हिंदुओं को नहीं, याद रखेगा, हिंदुओं को नहीं, इसने सिकंदर ने किसे किसे भगाया, तो हिंदू ब्राह्मणों को और विद्वानों को, सबको कश्मीर घाटी से भागने से मजबूर कर दिया दोस्तों, कि सब लोग हट जाएं। अच्छा, इसका सिकंदर का याद रखेंगे, सिकंदर का एक मंत्री था, ठीक है, उसका नाम था सूहा भट्ट, ठीक है, सूहा भट्ट। जात का तो सूहा भट्ट हिंदू था, लेकिन याद रखेंगे ये भी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, और ये खुद ही बढ़ावा देने में लगा था, ठीक है, ये मुस्लिम धर्म क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, और ये खुद ही बढ़ावा देने में लगा था कि कैसे करके हम कश्मीर घाटी को खाली करा सकते हैं। तो पूरी मदद करता था, किसकी, इस सिकंदर की पूरी मदद करता था, ये भी लिखेगा। आप कहेंगे सर ये आपने कहां से पढ़ लिया, भाई कोई हमारे ऊपर कटाक्ष तो कर सकता है ना, तो याद रखेगा, आपने एक लेखक का नाम सुना होगा, फरिश्ता का लेखक, फरिश्ता का नाम सुना है कि नहीं, फरिश्ता। तो दोस्तों फरिश्ता ने लिखा है, ठीक है, फरिश्ता की रचना दोस्तों शाहनामा है। फरिश्ता ने दोस्तों इस चीज का वर्णन किया है कि सभी ब्राह्मण तथा विद्वान जो व्यक्ति हैं वो या तो हिंदू से मुस्लिम बन जाए, या तो कश्मीर घाटी को छोड़ करके चले जाएं। ये फरिश्ता ने लिखा है कि सिकंदर ने ऐसा कहा था, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है सिकंदर द्वारा किया गया घृणित कार्य है। भाई सिकंदर ने अपने, ये सवाल तो ऐसे आता नहीं है परीक्षा में, हाँ इसके कार्य सीधे सीधे लिखता। मैं आपसे अगर कार्य लिख देता ना, तो आप क्या करते, आप बता देते सिकंदर ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अभी मैं वही सवाल पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने सवाल को उल्टा कर दिया कि सिकंदर द्वारा किया गया घृणित कार्य कौन सा है। तो एक दो कार्य नहीं किया गया दोस्तों, बहुत सारे घृणित कार्य किए गए। जैसे हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसे कश्मीर का औरंगजेब कहते हैं, और औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करा दिया था। तो याद रखेंगे दोस्तों,
इसके द्वारा किया गया घृणित कार्य क्या दोस्तों, तो मंदिरों को नष्ट कराया। ठीक है, पहला कार्य तो होगा दोस्तों कि इसने क्या किया था, मंदिरों को नष्ट कराया था, ये इसके द्वारा किया गया सबसे घृणित कार्य है। दूसरा दोस्तों याद रखेगा, भगवान की मूर्तियों को, जो भी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां थी, वो दोस्तों पहले के बारे में पता होगा, ये मूर्तियां धातुओं की होती थी। किसकी होती थी दोस्तों, धातुओं की होती थी। जैसे सोने चांदी की मूर्तियां होती थी, सोने चांदी की, तो इसने क्या कर दिया दोस्तों, मूर्तियों को गला दिया, मूर्तियों को गलाकर टकसाल में रख दिया। समझ रहे हैं, मूर्तियों को गला करके टकसाल में रख दिया, मतलब पूरी की पूरी मूर्ति ही क्या कर दिया, गला दिया। ठीक है, और गला करके टकसाल में डाल दिया। और टकसाल में क्या होते थे दोस्तों, टकसाल में सिक्के बनते थे। ठीक है, सिक्के बनते थे और उन मूर्तियों से क्या बन गए, सिक्के बन गए और वो मार्केट में चले गए। बताइए हमारे भगवान के साथ ऐसा हुआ। पहली बार किस शासक ने किया, इस सिकंदरवा का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, मैंने पहले बता दिया दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कश्मीर का औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर का औरंगजेब। ठीक है, और भगवान, अच्छा आप बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इसने इतना उटपटांग हरकत कर रहा था तो भगवान क्या कर रहे थे, भगवान देख रहे थे, तब इसका हिसाब होने वाला। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद जो इसका अगला राजा बनेगा उसके साथ देखिए क्या है। ठीक है, लिख रहा अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर दोस्तों कहां स्थापित की थी, तो श्रीनगर के पास में दोस्तों एक नया नगर उसने बसाया था जिसका नाम था अलाउद्दीनपुर। क्या था दोस्तों, अलाउद्दीनपुर दोस्तों, उस नगर का नाम था श्रीनगर का। ठीक है, श्रीनगर का पुराना नाम, या उसके पास में दोस्तों एक जगह बसाया था अलाउद्दीनपुर। ये इंद्रकोट से राजधानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में कहां चली गई, तो याद रखेंगे यहां पे आके शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, लिख रहा कश्मीर का सर्वाधिक उदार शासक कौन है, सर्वाधिक उदार। अभी तो हमने दोस्तों सबसे टफ आदमी देख लिया, अब उदारता की बात कर रहा है, तो याद रखेगा इसी का बेटा, याद रखेगा सिकंदर का बेटा दोस्तों कौन था, याद रखेगा, इसका नाम आपने पढ़ा होगा, जिसे अकबर की तुलना किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कश्मीर का अकबर है। जिस तरह से इसको कश्मीर का औरंगजेब कहा गया, इसके पुत्र को क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया, या अकबर का पुरोगामी कहा गया। सुनिए ध्यान से, क्या क्या कहा गया, जैनुल आब्दीन नाम है। ठीक है, याद रखेगा क्या कहा गया, कश्मीर का अकबर कहा गया, पहला सवाल याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा, इसे अकबर का पुरोगामी कहा गया, मतलब अकबर के पहले का अकबर। ठीक है, अकबर का पुरोगामी ये भी कहा गया। ठीक है, और नाम क्या दोस्तों, नाम है दोस्तों इसका सिकंदर का जो बेटा था इसका नाम है जैनुल आब्दीन। क्या नाम है दोस्तों, जैनुल आब्दीन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, जैनुल आब्दीन का नाम। अच्छा, टाइम पीरियड दोस्तों इसका क्या था, तो याद रखेंगे दोस्तों 1420 के आसपास में दोस्तों एक गद्दी पर बैठा है और लगभग 1470 ईस्वी तक दोस्तों एक गद्दी पर रहा। अच्छा, जो सारा भगवान वाली बात करें तो क्या था, देखो पिताजी ने तो काम खराब किया, जो पिताजी ने खराब किया वो सब कुछ दोस्तों सही करने की जिम्मेदारी भगवान ने किसे सौंप दिया, खुद उसके स्वयं के पुत्र में सौंप दिया। और जैनुल आब्दीन ने, याद रखेगा, कश्मीर को बसाया। कश्मीर घाटी से जिन ब्राह्मणों को, जिन विद्वानों को भगाया गया था, उन्हें फिर से आमंत्रित किया कि आप आइए, आपसे निवेदन है, मेरे पिताजी से बहुत गलती हुई है, आप आइए, बसिए, ये आपका जगह है। ठीक है, उन लोगों को हाथ पैर जोड़ करके वापस लाया, विद्वानों को लाया, उनको संरक्षण दिया, मंदिरों को बनवाया, फिर से टकसाल से सोने चांदी निकाल करके उनसे मूर्तियां बनवाया, मूर्तियां भी स्थापित कराया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, गलतियों का सुधार ये स्वयं से कर रहा है। बात समझ में आ रही ना, इतनी बातें समझ में आ रही, इसीलिए इसे उदार शासक कहा गया। और अपने पिता की गलतियों को दोस्तों सुधारने वाला ये व्यक्ति रहा जैनुल आब्दीन, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है, किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, अभी पीछे तो आपको बता ही दिया, तो याद रखें दोस्तों इस शासक का नाम क्या है, इसका नाम है जैनुल आब्दीन। क्या नाम है दोस्तों, जैनुल आब्दीन नाम है दोस्तों। और टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, तो बताया अभी आपको 1420 से लेकर के 1470 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों, ये जैनुल आब्दीन का समय है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं और अकबर का पुरोगामी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अकबर का पुरोगामी भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है, कश्मीर का कौन सा शासक फारसी संस्कृति, कश्मीरी और तिब्बती
या ध्यान दीजिएगा, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती भाषाओं का दोस्तों ज्ञाता था। इतना ज्यादा टैलेंटेड कौन था? कहीं सर ये जैनुल आब्दीन की बात तो नहीं हो रही है? बिल्कुल सही, ये जैनुल आब्दीन ही था दोस्तों, जो संरक्षण भी दे रहा था और अपने पिता के रास्तों पर नहीं चल रहा था, ये नए रास्ते पे चल रहा था। और फिर से क्या किया इसने? हर वो काम किया जो इसके पिताजी ने गलत किया था, ये उन कामों को ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों सही किया। ठीक है, देखिए इसे कश्मीर की जनता एक अलग नाम से पुकारती थी। कश्मीर की जनता इसे अलग नाम से पुकारती थी। यह सवाल भी परीक्षा में आया है, याद रखेगा। इसे कहा जाता था बडशाह। ठीक है, क्या कहा जाता था? देखिए बादशाह नहीं, ध्यान दीजिएगा, बादशाह नहीं, बडशाह। बडशाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? बडशाह का मतलब होता है महान राजा। क्या है दोस्तों? या महान शासक। ठीक है, बडशाह कहा जाता था, इसका अर्थ क्या है? महान शासक है। और कश्मीर की जनता इसे महान शासक के रूप में जानती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जैनुल आब्दीन ने किस पर रोक लगा दिया? जी हां दोस्तों, जैनुल आब्दीन ने दोस्तों किस पर रोक लगा दिया? कोई ऐसा कार्य था क्या जिस पर रोक लगाया? बहुत सारे कार्यों पर, जो बुरे बुरे कार्य थे, जैसे जो जजिया कर लगता था। आप याद रखिए जजिया कर क्या होता था दोस्तों? तो याद रखिएगा गैर मुस्लिम कर था। जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है उसे जो टैक्स देना पड़ता था दोस्तों, उसे क्या कहते थे? उसे जजिया कर कहते थे। ठीक है, और मुसलमानों को जो टैक्स देना पड़ता था, जो धार्मिक कर, उसे क्या कहते थे? बताया था आपको, कुफ्र। क्या कहते थे दोस्तों? कुफ्र। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। यहां पर दोस्तों जजिया कर को इसने समाप्त किया। इसके अलावा दोस्तों उस जमाने में गो हत्या बहुत होती थी। क्या होती थी? गो हत्या। तो गो हत्या पर रोक भी लगाया। किसने? जैनुल आब्दीन ने। अब सोचो पिता कैसे हैं, पुत्र कैसा है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, इसने सती प्रथा को रोकने के लिए भी तमाम कानून बनाया और सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं को भी रोकने का प्रयास किया। इसीलिए इसे उदार शासक कहा जाता है। क्या इसे उदार कहना गलत है? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर उस जमाने में जिसके पिता ने इतने बुरे बुरे कार्य किए, अगर उसका पुत्र ऐसा कार्य कर रहा है तो कुल मिला जुला के ठीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं हिस्ट्री में, ये पढ़कर आपको खूब मजा आ रहा होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप कहीं भी कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप एक बार अपने नोट्स को उठाइए और चेक करिए कि क्या ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अगर नहीं बताई गई हैं तो क्यों नहीं बताई गई, और नहीं जानते आप अगर, तो परीक्षा में कैसे आप पास होंगे मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, हर छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं तो ट्रेलर वीडियो में दोस्तों इतनी सारी चीजें दे रहा हूं। जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसे एक बार आप ज्वाइन करिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मेरा पैसा डूब गया, हो ही नहीं सकता। और मैं वैसे भी 10,000 5,000 का कोर्स नहीं बनाता हूं दोस्तों, मैं छोटे कोर्स बनाता हूं ताकि हर बच्चा एफोर्ड कर सके। 1,000-500 की ही बात रहती है, इससे ज्यादा कोई कोर्स नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम जो किताबों पर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। एक मौका दीजिए और लीजिए, किताबों को पढ़िए कि लोगों से और हमारी किताबों में क्या अंतर है। लोगों से और हमारी किताबों में क्या अंतर? हमारी किताब दोस्तों हाथ से लिख के लॉन्च की जाती, एक एक लाइन दोस्तों लिखा हुआ है। आप कहेंगे किसी दिन तो मैं यूट्यूब पे दिखा सकता हूं कि लिखने में कितना मेहनत जाता है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का दोस्तों करेक्शन किया गया पढ़ पढ़ करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि ढेर सारे कंटेंट राइटर बुला लिया गया, एक साथ लिख लिया गया, किताब लॉन्च कर दिया गया। आप देख रहे होंगे ऐसा नहीं होता है, बहुत आराम आराम से किताबें आती है। और इतनी ही नहीं, ये तो स्क्रीन पे इतना दिख रहा है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए, या वेबसाइट एप्लीकेशन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जैनुल आब्दीन की प्रसिद्ध रचना कौन सी? अब देखिए आपने पीछे पढ़ा कि जैनुल आब्दीन कई भाषाओं का ज्ञाता था। जैसे दोस्तों जैनुल आब्दीन संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। बताइए मुझे कौन कौन सी भाषा का? संस्कृत का ज्ञाता था, फारसी का ज्ञाता था, संस्कृत का ज्ञाता था, फारसी का ज्ञाता था, कश्मीरी का ज्ञाता था, कश्मीरी भाषा, और चौथा क्या था दोस्तों? तिब्बती भाषा का भी ज्ञानी था। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा, यही 4 भाषाएं पढ़ा था। आप भूल जाते हैं, मैं थोड़े भूलूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इन 4 भाषाओं का दोस्तों ज्ञाता था। और अभी आपसे क्या पूछ रहा दोस्तों? अभी आपसे जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसकी प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए, कोई रचना का नाम बताइए। इतना टैलेंटेड था तो रचना तो किया ही होगा। उस रचना का नाम क्या है? शिकायतनामा। क्या नाम है दोस्तों? शिकायतनामा। कैसे याद रखेंगे? पिताजी ने इतना गलत गलत काम किया ना कि पूरी कश्मीर की जनता इसको भले बडशाह के नाम से जानती थी, लेकिन हमेशा इसके पास शिकायत लेकर आती थी, बाऊ तोहर पापा ऐसन, बाऊ तोहर बाऊ ऐसन, ठीक है, बाऊ तोहरे पिताजी ऐसन, तोहर अब्बू ऐसन। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ क्या हो जाएगा? शिकायतनामा। इसे याद रखेंगे, शिकायतनामा। इसे अच्छा, ये एक रचना है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा ये कविता भी लिखता था। ठीक है, ये कविता लिखता था, और किस उपनाम से दोस्तों? तो कुतुब उपनाम से। किस नाम से दोस्तों? कुतुब उपनाम से। उपनाम का मतलब क्या होता है? टाइटल यार।
क्या तुम लोगों को हो गया भाई, ठीक है, टाइटल, ठीक है, TITLE, ठीक है। तो टाइटल याद रखिएगा। ये कुतुब उपनाम से दोस्तों बहुत सारी कविताएं लिखता था। किस भाषा में? ये भले 4 भाषा जानता था, लेकिन जो इसकी कविता होती थी ना, फारसी में होती थी। किस में होती थी? फारसी भाषा में होती थी। तो इसे भी याद रखिएगा। लिख रहा है जैनुल आबदीन ने किस महान ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया? जी हाँ दोस्तों, वो महान ग्रंथ कौन सा था? अब एक ग्रंथ हो तब ना बताएं, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों का। जैसे अगर मुख्य रूप से बात करें तो दोस्तों इसने महाभारत को, ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों राजतरंगिणी को, कौन सा दोस्तों? राजतरंगिणी को भी दोस्तों क्या करा है इसने? याद रखेगा, राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ की रचना है दोस्तों। राजतरंगिणी, तरंगिणी है, तरंगिणी नहीं होगा दोस्तों, सही कर लीजिए। ठीक है, राजतरंगिणी, इसकी दोस्तों क्या कराया? अनुवाद कराया था, याद रखेगा। लिख रहा है जैनुल आबदीन ने वूलर झील, पूछता है परीक्षा में ना कि वूलर झील कहां, तो क्या बताते हैं आप? कश्मीर बताते हैं, ठीक है। लिख रहा है वूलर झील में किस कृत्रिम द्वीप का दोस्तों निर्माण कराया था? तो याद रखे दोस्तों, इसका नाम क्या था? अच्छा, आपने लंका सुना होगा दोस्तों, एक लंका श्रीलंका वाला है, एक लंका द्वीप है दोस्तों जो इस वूलर झील में बनाया गया था, लेकिन एक कृत्रिम रूप से दोस्तों बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं जैना लंका। देखिए, जैन उल आबदीन इसका नाम था, यहीं से निकाल लीजिए, जैना लंका द्वीप। जी हां दोस्तों, जैना लंका द्वीप ये कहां बनाया गया था? वूलर झील में। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कृत्रिम द्वीप था। जी हां दोस्तों, कृत्रिम द्वीप था जिसे इसने बसाया था, इसको याद रखिएगा। प्लस दोस्तों इसके द्वारा एक और कार्य स्टार्ट किया गया। एक जगह था समरकंद, कौन सा था जगह? समरकंद, ठीक है। तो समरकंद में कागज का निर्माण शुरू हुआ। कागज का निर्माण, या कह सकते हैं कि कागज की एक फैक्ट्री लगा दिया। फैक्ट्री तो उसमें होता नहीं था, कागज का निर्माण दोस्तों इसने स्टार्ट कराया था समरकंद में, जैनुल आबदीन ने। ते पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? ठीक है दोस्तों, अकबर का टाइम पीरियड आता है और आगे चल के, अब इसके बाद कश्मीर में और राजा नहीं होते हैं। देखिए, कश्मीर में बहुत सारे राजवंश चले हैं, लेकिन दोस्तों सबके बारे में कोई इतिहास खास है नहीं, इसलिए मैं यहां पर समराइज करके आपको चीजों को दे रहा हूं। तो कश्मीर को दोस्तों कब मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? तो जब अकबर आया ना, तो 1586 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1586 ईस्वी में अकबर ने दोस्तों क्या कर लिया? याद रखेंगे, शामिल कर लिया। किसे? मुगल साम्राज्य में कश्मीर को शामिल कर लिया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर एक पॉइंट, जैनुल आबदीन, जी हाँ दोस्तों, जैनुल आबदीन का जो पुत्र हुआ, ठीक है, इसका जो पुत्र हुआ ना, ये बहुत ही अयोग्य था, ठीक है। इसका पुत्र जो था ये बहुत ही अयोग्य था। तो अपने जीते जी जैनुल आबदीन ने क्या कर दिया? अपने अयोग्य पुत्र को देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। उसे गद्दी पर ही बैठने नहीं दिया। इसको भी आप याद रखेंगे, देश निकाला दे दिया। तो जीते जी कोई पिता अपने पुत्र को देश निकाला दे सकता है क्या? दे सकता। वो जैनुल आबदीन ही था, क्योंकि वो अपने अच्छे कार्यों को और बुरे कार्यों में कन्वर्ट नहीं करना चाहता था। वो जिंदगी अपनी लगा दिया अपने पिता के कार्यों को सुधारने में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि उनकी जो बुराइयां था उन बुराइयों को हटा करके अच्छाइयों को बदलने में। अब ये नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र अगर अयोग्य है तो वह इसका फायदा उठाए, इसलिए दोस्तों उसने पहले इसे क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया, उत्तराधिकारी घोषित ही नहीं किया। तो ये भी चीजें याद रखेंगे। लिख रहा है सल्तनत काल में उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे अधिक विद्रोह कहां पर हुआ? जी हां दोस्तों, चलिए सल्तनत काल की बात कर, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही सल्तनत काल की बात करेगा ना, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सल्तनत काल की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1206 ईस्वी में। तो यहां से लेकर के सल्तनत काल चला कहां तक है दोस्तों? 1526 ईस्वी तक, ठीक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक का जो समय दोस्तों वो सल्तनत काल कहा जाता है। और इस काल में उत्तर भारतीय प्रांतों में सबसे ज्यादा विद्रोह कहां पर हुआ? तो सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिला दोस्तों बंगाल में। कहां पर मिला? बंगाल में सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिला। और अब आज की क्लास में कश्मीर से जो सवाल बन सकते तो मैंने आपको दे दिया, बंगाल से जो सवाल बन सकते हैं एक बार उन पे भी फोकस कर लिया जाए, ठीक है। लिख रहा बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहली बार दोस्तों बंगाल को दिल्ली सल्तनत में दोस्तों किसने मिलाया? ये तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसके समय में किसी तरह का नाम और था, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। वो भी मोहम्मद गौरी का दास था। उसने दोस्तों बंगाल विजय किया था, बंगाल अभियान किया था, जहां पर लक्ष्मण सेन राजा रहता और उसे हरा करके दोस्तों ये यहां पे शामिल कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे दोस्तों बख्तियार
खिलजी, ठीक है। और वहीं से दोस्तों बंगाल विजय अभियान से दोस्तों लौटते समय दोस्तों बख्तियार खिलजी ने नालंदा को भी जगा के नष्ट कर दिया था, वो भी याद रखेगा, ठीक है। उस समय यहां पर कौन सा चल रहा था, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर सेन वंश चल रहा था, सेन वंश का राज चल रहा था। और सेन वंश में भी दोस्तों लक्ष्मण सेन थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन थे दोस्तों, भाग खड़े होते हैं, ठीक है, किससे, बख्तियार खिलजी से। और बख्तियार खिलजी ने क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत में दोस्तों बंगाल को शामिल कर लिया था। यह सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा बंगाल में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य किया, स्वतंत्र राज्य किया या स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, बंगाल में पहली बार किसने किया दोस्तों, तो दोस्तों आप यहां पे नाम पढ़ेंगे बुगरा खां की, बहुत पहले की बात है। बुगरा खां जो था दोस्तों, अच्छा ये लगभग दोस्तों आपका चल रहा था, इसमें गुलाम वंश चल रहा था, 1279 का टाइम पीरियड है दोस्तों, ठीक है। 1290 तक दोस्तों गुलाम वंश चला, ध्यान दीजिएगा कब तक, तो 1290 में आप याद रखेंगे गुलाम वंश का अंत हुआ है, गुलाम वंश का अंत हुआ है। जो अंतिम शासक था दोस्तों कैमूर्स और कैकुवाद, ठीक है, इनकी हत्या कर दिया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश की स्थापना किया, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड की बात है, थोड़ा सा पहले का। उसी समय दोस्तों बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था, आप याद रखेंगे बुगरा खां, ठीक है। और इसने दोस्तों तुगरिल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तुगरिल में इसने विद्रोह किया था, ठीक है, विद्रोह करके इसने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल, यहां लिखिए बंगाल, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कितनी राजधानियां बनाई, तो देखिए बंगाल, क्योंकि शुरुआत से ही दोस्तों बंगाल में सर्वाधिक विद्रोह हुआ, आपने पीछे पढ़ ही लिया है। और उन विद्रोह में दोस्तों शुरुआत से सबसे पहले बुगरा खां देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश चलते हैं। पहले राजवंश के समय में ही दोस्तों बंगाल स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा है, तो बाकी 4 में क्या करेगा आप सोचिए, यानी लगातार विद्रोह पे विद्रोह हो रहे थे। तो जब गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड आया दोस्तों, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है, क्या था दोस्तों, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। जब उसका टाइम पीरियड आया ना, तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे बंगाल को कंट्रोल किया जाए। तो बंगाल में 1 2 नहीं पूरी 3 राजधानियां बना दिया। कितनी राजधानियां बना दिया दोस्तों, कुल 3 राजधानियां दोस्तों बंगाल में बनाया। पहली राजधानी थी लखनऊती, याद रखेगा, लखनऊती को दोस्तों राजधानी बनाया। लखनऊती कहां की राजधानी थी, याद रखेगा, लखनऊती जो थी दोस्तों ये उत्तरी बंगाल की राजधानी थी, उत्तरी बंगाल। उसी तरह से दोस्तों दक्षिणी बंगाल की राजधानी कौन सी थी, याद रखेगा, सतगांव। जी हां दोस्तों, उत्तरी दक्षिणी सर हो गया। तो फिर ये तीसरी राजधानी बनाने की क्या जरूरत थी, तीसरी राजधानी दोस्तों किसके लिए बनाया गया था, उत्तरी दक्षिणी बाद पूर्वी बनाया गया था, जो कि खास करके बांग्लादेश वाला था। सोनार गांव का नाम सुना होगा, वो याद रखेगा, पूर्वी, जी हां दोस्तों, पूर्वी बंगाल की राजधानी थी, जो बांग्लादेश वाले बेल्ट में था। तो याद रखेगा कुल 3 राजधानी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक बनाता है, ताकि वहां पर विद्रोह ना हो सके और दिल्ली सल्तनत के अधीन ये बंगाल रह सके। लेकिन ज्यादा दिन की बात नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के ठीक बाद कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपने देखा कि जौनपुर भी स्वतंत्र हो गया, मालवा भी स्वतंत्र हो गया, मेवाड़ भी स्वतंत्र हो गया, कश्मीर भी स्वतंत्र हो गया और आपका बंगाल भी स्वतंत्र हो जाता, ठीक है। यानी इसने 3 राजधानी बनाया, लेकिन अगला जो राजा आएगा उसके समय में कुछ हो नहीं पाएगा। लिख रहा है किसके शासन काल में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया, ठीक है। तो जो अगला राजा आता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दोस्तों ये अलग हो जाता है। अच्छा कब अलग होता है, क्या उसका टाइम पीरियड है क्या सर, बिल्कुल है, याद रखेगा 1338 ईस्वी में दोस्तों अलग हो जाता है, ठीक है। और पीछे भी दोस्तों आपने पढ़ा कि 1339 में शाहमीर वंश की स्थापना कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो सुहादेव वाली बात छोड़ दिया जाए, क्योंकि सुहादेव स्वतंत्र जरूर थे लेकिन बहुत बड़ा राजवंश नहीं था, ठीक है। मुस्लिम राजा में दोस्तों हम शाहमीर का नाम पढ़ रहे थे ना कश्मीर पे, एकदम उसी के आसपास का टाइम है। 38 में बंगाल हुआ, 39 में उसने अपने जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, ठीक है। ये दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा 1345 ईस्वी में, 38 में तो घोषणा हो गई, यहां पर लिख रहा 1345 ईस्वी में संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करके दिल्ली पर दोस्तों कौन बैठ गया, तो ये अगर सवाल पूछे तो कौन बताएंगे दोस्तों, यहां पर एक नए राजा का नाम आता है, इसका नाम है इलियास खां। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है इलियास खां। दोस्तों ये गद्दी पर बैठ जाता है, कब, याद रखेगा, संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करके दोस्तों ये गद्दी पर बैठ जाता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, इसके पहले जो हमने पढ़ा वहां पर याद रखेंगे वो संपूर्ण बंगाल नहीं था, उसने खाली घोषणा किया है अभी, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, यहां पर दोस्तों इलियास खां का नाम आता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इलियास खां ने अपनी राजधानी भी बदल दिया, क्योंकि राजधानी नहीं बदलते तो क्या हो जाता दोस्तों, वहां पर सेना बार बार हमला करते रहती। तो लखनऊती जो की राजधानी थी कहां की, याद रखेंगे, उत्तरी बंगाल की,
ठीक है, उत्तरी बंगाल की, वहां से राजधानी शिफ्ट कर लिया। याद रखेंगे शिफ्ट कर लिया कहां पर, पांडुआ। कहां शिफ्ट कर लिया दोस्तों, याद रखेंगे पांडुआ अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा इलियास खां के पश्चात बंगाल का शासक कौन बना। जब इलियास खां गद्दी से हटते हैं तब दोस्तों अगला राजा कौन बनता है। अच्छा एक चीज और, जब इसने ऐसा किया ना इलियास खां ने, तब दोस्तों गद्दी पर कौन आ गया था। अब 45 तक आते आते दोस्तों यहां पर आ गया था। अच्छा 45 के बाद दोस्तों इसकी एक युद्ध भी होता है, बहुत खतरनाक युद्ध होता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के साथ। फिरोज शाह तुगलक को लगा कि अब बंगाल हाथ से चला जाएगा, दिल्ली सल्तनत से निकल जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों क्या किया, इस पर हमला किया, लेकिन कोई अर्थ उसका नहीं निकला। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ये चीजें बनी रही। अच्छा इलियास खां के बाद दोस्तों बंगाल का अगला राजा दोस्तों कौन बनता है, तो अगला राजा बनता है, फिर यहां भी आप पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है, ये दूसरा सिकंदर है, कश्मीर वाला सिकंदर अलग था और ये वाला सिकंदर अलग है। तो सिकंदर शाह दोस्तों राजा बनता है 1357 ईस्वी से लेकर के 1389 ईस्वी तक दोस्तों, याद रखेंगे सिकंदर शाह ये राजा रहता है कहां पर दोस्तों, यहां का। ठीक है, अच्छा इसी सिकंदर शाह ने दोस्तों याद रखेगा बंगाल में अदीना मस्जिद बनवाया है। परीक्षा में आता है कि अदीना मस्जिद कहां पर है, तो क्या बताएंगे, अदीना मस्जिद बंगाल में है। किसने बनवाया है, तो सिकंदर शाह ने बनवाया है। ये वही सिकंदर शाह है जिसने स्वतंत्र राज्य की घोषणा किया था, उस वंश का जो है राजा था। एक चीज और याद रखें दोस्तों, दोबारा यहां से फिर युद्ध होता है। ठीक है, कौन युद्ध करता है इसके समय में, फिर से फिरोज शाह तुगलक आता है, युद्ध करता है, लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक हार जाता है। ठीक है, बहुत दूर से आना जाना रहता है ना, दिल्ली से यहां आकर हमला करना, हार जाता है। इनके ऊपर हमला तो करता है, ठीक है, यहां पर हमला तो करता है लेकिन हार जाता है। ठीक है, यानी पहली लड़ाई भी हारा, दूसरी लड़ाई भी हारा, लेकिन मान नहीं रहा, चलेगा लड़ाई। ठीक है, लिख रहा सिकंदर शाह के बाद दिल्ली पर दोस्तों कौन बैठता, सिकंदर शाह जब चला जाता तो उसके बाद कौन आता, तब आता यहां पर दोस्तों गयासुद्दीन आजम शाह। क्या नाम है दोस्तों, गयासुद्दीन आजम शाह। आप याद रखें दोस्तों, ये गद्दी पर बैठता आजम शाह। टाइम पीरियड क्या दोस्तों, तो अब 1389 से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, 1389 से 1409। ठीक है, 1409 ईस्वी, यानी 1409 ईस्वी तक दोस्तों गयासुद्दीन ये बैठता है। ठीक है, आजम शाह। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो चीन में दोस्तों दूत मंडल भेजा था इसने। क्या भेजा था दोस्तों, चीन में दूत मंडल भेजा था। ठीक है, और आगे चल के और जब राजा आएंगे ना, तो उनके टाइम पीरियड में दोस्तों चीन के राजाओं ने दोस्तों अपना दूत मंडल भारत में भेजा था। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि विदेशी राजनयिक संबंध ये सब स्थापित करने में लगे थे, तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा। इसके समय में दोस्तों जौनपुर का राजा जो इब्राहिम सरकी था, इब्राहिम सरकी कहां था दोस्तों, याद रखेगा जौनपुर का राजा था। कहां का था दोस्तों, ये जौनपुर का राजा था। इसने दोस्तों हमला किया था। ठीक है, इसने हमला किसके ऊपर किया था, गयासुद्दीन के ऊपर हमला किया था, यह भी आप याद रखेंगे। और कुछ हिस्से को दोस्तों इसने विजित भी कर लिया था। किसने, क्या बात कर दी, हाँ अरे सर फिरोज शाह तुगलक नहीं कर पाया और सरकी वाले ने कर दिया। अरे तो दिल्ली से सेना लेकर आके जितना बड़ी बात थी, जौनपुर से तो नजदीक है ना। ठीक है, तो याद रखेगा इसने ऐसा कर दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है श्री कृष्ण विजय रामायण का बांग्ला अनुवाद एवं बंगाली भाषी महाभारत की रचना किसने किया। ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति ने किया है, अलग अलग रचनाएं हुई हैं। जैसे अगर पूछे परीक्षा में आपसे, अलग अलग रचनाएं भी हुई हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में भी हुई है। ठीक है, तो क्या क्या पूछेगा दोस्तों, श्री कृष्ण विजय पूछता है, रामायण का बांग्ला अनुवाद पूछता है, रामायण का बांग्ला अनुवाद पूछता है। ठीक है, बांग्ला रामायण भी इसे कहा जाता है। और तीसरा दोस्तों बंगाली महाभारत। ये 3 सवाल दोस्तों आपसे परीक्षा में आता रहता है। तो देखिए कभी भी 3 सवाल पूछे तो क्या क्या बताएंगे, एकदम लाइन से याद रखेगा। सबसे पहले याद रखेगा मालधर वसु, पहला नाम क्या था, याद रखेगा मालधर वसु। जी हां दोस्तों, मालधर वसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना किया और इन्हें गुणराज खां भी कहा जाता है। गुणराज खां की उपाधि दोस्तों मिला था, गुणराज खां की उपाधि दोस्तों दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल जो दे रहा दोस्तों कि रामायण का बांग्ला अनुवाद दोस्तों किसने किया था, तो दोस्तों इसे किया था कृत्तिवास ने। किसने किया था, कृत्तिवास ने किया था, कृत्तिवास ने। एक तो इसे याद रखेगा। अच्छा, रामायण के बांग्ला अनुवाद के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि यह बंगाल का बाइबिल है। क्या है दोस्तों, सवाल ये भी देता है कि बंगाल का बाइबिल दोस्तों किस किताब को कहते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे, बंगाल का बाइबिल किसे कहते हैं, रामायण का जो बांग्ला अनुवाद हुआ था उसी को रामायण का बाइबिल कहते हैं। किसने रचना किया था, तो कृत्तिवास ने किया था, यहां पर मालधर वसु मिलता है। और कई किताबों में दोस्तों गुणराज खां दिया है, कुछ और नहीं है, गुणराज खां इन्हीं की उपाधि थी। ठीक है, जिन्होंने रचना किया था श्री कृष्ण विजय की। अच्छा, तीसरा सवाल दोस्तों बंगाली महाभारत, इसको
इसकी रचना दोस्तों किसने किया है? तो बंगाली महाभारत की रचना किया काशीराम ने। किसने किया है? काशीराम ने किया है। और जो आखिरी राजा था इस बंगाल का, ठीक है, या बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य चला था, स्थापित हुआ था, उसका जो आखिरी राजा था नुसरत शाह, ये उसका दरबारी कवि था दोस्तों, ये काशीराम, तो उसके समय में हुआ है, ठीक है, काशीराम। लिख रहा है बंगाल का श्रेष्ठ मुस्लिम शासक कौन था? श्रेष्ठ मुस्लिम शासक की बात करा दोस्तों बंगाल में, जिस तरह से कश्मीर में दोस्तों जैनुल आबिदीन को हम श्रेष्ठ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उदार था और काफी सारे अच्छे अच्छे काम करा। उसी तरह से बंगाल का श्रेष्ठ शासक दोस्तों किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन हुसैन शाह को दोस्तों माना जाता है। अच्छा सर, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1493 से लेकर के 1519 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों, देखिए 1519 ईस्वी तक बाबर की एंट्री हो चुकी है यहां तक। एक सवाल दोस्तों यहां से आता है परीक्षा में, बंगाल में दोस्तों एक बहुत महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। तो याद रखेगा चैतन्य महाप्रभु के समकालीन था, इसीलिए दोस्तों सवाल यहां से आता है, बार बार आता है, ठीक है। कौन? ये अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये चैतन्य महाप्रभु के दोस्तों समकालीन था, इसको याद रखेगा, ठीक है। और एक काम इसने और किया दोस्तों, जो राजधानी थी ना, राजधानी, वो आपने पीछे पढ़ा दोस्तों कि राजधानी पांडुआ चली गई थी। इसके पहले तो लखनऊ थी उत्तरी बंगाल में, बाद में दोस्तों पांडुआ चली गई थी। तो इसने पांडुआ से राजधानी को शिफ्ट कर लिया। कहां शिफ्ट किया? तो याद रखेगा गौड़ में। कहां शिफ्ट किया दोस्तों? गौड़ एक स्थान था दोस्तों, वहां पर दोस्तों शिफ्ट कर लिया, ठीक है। एक काम इसके समय में और हुआ था दोस्तों, सत्यपीर आंदोलन। क्या हुआ था दोस्तों? सत्यपीर आंदोलन का जनक इसे कहा जाता है, सत्यपीर आंदोलन याद रखिएगा शुरू हुआ था, ठीक है, वो इसी के समय में हुआ था। चलिए अगला और आखिरी सवाल पढ़िए। लिख रहा है बाबर ने किस बंगाल शासक को हराया था और वापस से बंगाल को मुगल सल्तनत में दोस्तों शामिल कर लिया था? क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत तो समाप्त हो गया, तो मुगल सल्तनत में आ जाएगा बाबर। मैंने यहां कहा ना बाबर की एंट्री हो चुकी है और 1526 में लड़ाई भी, पानीपत का पहला चल जाएगा, तो उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा जो आखिरी राजा था दोस्तों नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह आखिरी राजा दोस्तों, ठीक है, नुसरत शाह आखिरी राजा है यह बंगाल का, ठीक है, अंतिम है, ठीक है। इसी को दोस्तों बाबर ने हराया था। भाई किस लड़ाई में सर हराया? हमने तो बाबर में बहुत कुछ पढ़ा लेकिन हमें मिला नहीं किसी युद्ध में ये। तो याद रखिएगा जो घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये उस घाघरा के युद्ध में दोस्तों हराया था किसे? इस नुसरत शाह को हराया था। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। घाघरा के युद्ध याद होगा आपको ना, तो सब याद रखेगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और यहीं पर दोस्तों एक क्लास हो जाएगी समाप्त। तो आज हम लोगों ने कवर किया दोस्तों कश्मीर और बंगाल जो स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे, उनका इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। आगे की क्लास में दोस्तों हमें मालवा पढ़ना है, मेवाड़ पढ़ना और जौनपुर पढ़ना है, ठीक है। पहले उत्तर भारत के राज्यों को मैं पढ़ाऊंगा, बाद में मैं दक्षिण भारत की तरफ चलूंगा और फिर दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में पढ़ा जाएगा। विजयनगर को अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि विजयनगर में दोस्तों और कई राजवंश भी हमें पढ़ने, तो अलग से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जब ये सब कवर कर लेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों सूफी आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, उसको कवर करते हुए दोस्तों तब हम लोग चला जाएगा और तब मुगल काल पढ़ा जाएगा। क्योंकि मुगल काल एक बार शुरू होगा ना तो फिर उत्तरवर्ती मुगल काल तक हमें लगातार चलना होगा और वहीं पर आपका इतिहास रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आधुनिक भारत की इतिहास शुरू होगा। हालांकि उसके पहले आपको सिखों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा और जो है मराठाओं का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लाइट का इशू है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं।